हेलो गाइस, मैं रहमतुल्लाह। मैं सर याकूब। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोग सर की वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव की। वीडियो का टाइटल है द वेज ऑफ गेट आउट मुस्लिम इन्वेस्ट इन यूरोप। तो वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। अपने कल्चर पर, अपनी सिविलाइजेशन पर, अपनी सोसाइटी पर, अपने डेवलपमेंट पर पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से इतराने वाले यूरोप को आज अपने उसी कल्चर, अपनी उसी सोसाइटी और सिविलाइजेशन को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और इस हाल की वजह जो है वो खुद यूरोप है। एक समय यूरोप ने बिना सोचे समझे मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज से माइग्रेंट्स को बुलाया, खुली बाहों से उनका स्वागत करना शुरू किया था। आज वही माइग्रेंट्स उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। और बार बार मैं ये कहता आया हूं कि यूरोप में माइग्रेंट्स और खासकर मुस्लिम माइग्रेंट्स को लेकर बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। यह बवाल यूरोप के देशों के बीच तो होना ही है, इन देशों के अंदर भी सिविल वॉर की सिचुएशन बनने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, ईयू में आपस में खींचतान शुरू हो गई है, लड़ाइयां दिखने लगी हैं। ईयू की पार्लियामेंट चाहे माइग्रेशन को लेकर जो भी नियम, कायदे, कानून बना ले, लेकिन अब यूरोप के देश माइग्रेशन को लेकर अपनी डफली, अपना राग बजाने लगे हैं। वहीं इन देशों में रहने वाले माइग्रेंट्स भी अब माइग्रेंट्स नहीं रह गए हैं। उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और हालात यहां तक आ गए हैं कि उन देशों के जो मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों के सामने अपनी पहचान का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हंगरी के बाद जर्मनी ने भी अपने बॉर्डर बंद कर लिए हैं। यूरोपियन कंट्रीज से आने वाली गाड़ियां, बसें अब जबरदस्त चेकिंग के बाद ही जर्मनी के अंदर घुस पाएंगी। जर्मनी ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से जुड़े बॉर्डर पर कल यानी 16 सितंबर से लैंड बॉर्डर चेकिंग को लागू किया है। जिन देशों से जुड़े बॉर्डर पर यह चेकिंग की जा रही है वो हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और डेनमार्क। लेकिन ऐसा नहीं है कि जर्मनी ने अपने बाकी बॉर्डर पर यह सख्ती नहीं की है, बल्कि उसने तो पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर्स पर भी ऐसी चेकिंग पिछले साल से ही शुरू कर दी है। जर्मनी के इस फैसले ने ईयू में नया घमासान मचा दिया है। पोलैंड समेत कई देशों ने जर्मनी के इस फैसले का विरोध किया है। ईयू से जुड़े कई देशों ने इसे लेकर नाराजगी जताई है और ईयू से इसमें दखल देने की मांग की है। तो सवाल उठता है कि क्या ईयू जर्मनी पर भी उसी तरह का एक्शन लेगा जैसा उसने हंगरी पर लिया? हंगरी पर ईयू की माइग्रेशन पॉलिसी न मानने की वजह से 216 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है। क्या यूरोपियन यूनियन ठीक वैसा ही जुर्माना जर्मनी पर भी लगाएगी? ये बताऊंगा दोस्तों, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि जर्मनी ने अपने बॉर्डर पर इतनी सख्ती बरते जाने की वजह क्या बताई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जर्मनी ने यह कदम ईयू पर माइग्रेशन को लेकर प्रेशर बनाने के लिए किया है, लेकिन जर्मनी इसे इलीगल माइग्रेशन और क्रॉस बॉर्डर क्राइम को रोकने के लिए उठाया गया कदम बता रहा है। जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर नैन्सी फेसर ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य अनियमित प्रवास को सीमित करना और अपराधियों पर रोक लगाने के साथ साथ मुसलमानों की शुरुआत में ही पहचान कर उन्हें रोकना है। यानी जर्मनी बेसिकली अपने घर में अब मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर डरा हुआ है। पिछले महीने जर्मनी के ज़ेलिंग में फेस्टिवल के दौरान हुए हमलों में 3 लोगों की जान चली गई थी। हमला करने वाला 26 साल का सीरियाई इसा अल एच था, जिसके आईसिस से भी लिंक थे। ठीक इसी तरह एक हमला जून में एक अफगानी माइग्रेंट ने किया था। इसके बाद से ही जर्मनी की सरकार ने माइग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए अपने अभियान में तेजी लाने का फैसला कर लिया था और अब उसने बॉर्डर्स पर सख्ती बढ़ा दी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जर्मनी पूरी तरह से माइग्रेंट से छुटकारा चाहता है, इसलिए वो असाइलम की व्यवस्था को भी बंद करने पर विचार कर रहा है। देखिए, असल में आप माइग्रेंट्स क्राइसिस से तब निपट पाएंगे जब आप अपने देश में इलीगल माइग्रेंट्स को घुसने से रोकेंगे। आप चाहे लाख इंतजाम कर लें, लाख नियम, कानून, कायदे कुछ भी बना लें, माइग्रेंट्स को लाख सुविधाएं दे दें,
लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन देशों में माइग्रेंट्स का लीगल और इलीगल दोनों तरीकों से पहुंचना जारी है। और ये नंबर हजारों में नहीं है, लाखों लाख में है। ईयू पर इसी वजह से तो सवाल उठ रहे हैं कि उसकी पॉलिसी इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर सही नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या ईयू हंगरी की तरह जर्मनी पर भी जुर्माना ठोकेगा? हंगरी की गवर्नमेंट माइग्रेंट्स को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर तो ये साफ कह चुके हैं कि उनके देश को मुसलमानों की जरूरत नहीं है। हंगरी ने ईयू की नई माइग्रेशन और असाइलम पॉलिसी मानने से भी इनकार कर दिया और इसी वजह से उस पर ईयू ने मोटा जुर्माना ठोका है। लेकिन हंगरी ने न केवल उसे देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ईयू के हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स को धमकी भी दे डाली है कि वो अपने यहां के सारे माइग्रेंट्स को बसों में भरकर ब्रसेल्स भेज देगा। देखिए, हंगरी जुर्माने के फैसले को भी कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा है, तो अभी हंगरी वाला बवाल खत्म भी नहीं हुआ है। ऐसे में ईयू अपने संगठन के एक और ताकतवर देश जर्मनी पर इस तरह का कोई एक्शन लेकर दूसरा बवाल तो नहीं ही करना चाहेगा, क्योंकि ईयू के सामने केवल हंगरी और जर्मनी नहीं खड़े हैं, बल्कि और भी कई देश हैं जहां पर माइग्रेशन के खिलाफ जबरदस्त आवाजें उठ रही हैं। माइग्रेंट्स क्राइसिस से यूरोप का एक और देश हलकान हो चुका है। उस देश का नाम है स्वीडन। स्वीडन का दम फूला जा रहा है। प्रवासी संकट ने उसकी हालत खराब कर दी है। स्वीडन में हालत यह हो चुकी है कि वहां की टोटल पॉपुलेशन में 20% माइग्रेंट्स की आबादी है। अब सोचिए, स्वीडन हर एडल्ट माइग्रेंट्स को $34,000 देकर अपने देश लौट जाने का ऑफर दे रहा है। आप समझिए कि स्वीडन के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। फिनलैंड ने इसी साल जुलाई में माइग्रेंट्स क्रॉसिंग को रोक दिया है। और इन सभी देशों के इन हार्ड स्टेप्स की वजह बस एक ही है। वजह है मुस्लिम माइग्रेंट्स की तेजी से बढ़ती आबादी। वजह है इन मुस्लिम माइग्रेंट्स का माइंडसेट। वजह है दूसरे देश में जाकर उसे कब्जा कर लेने की सोच। वजह है दूसरे देश की सोसाइटी, कल्चर, सिविलाइजेशन को छोटा समझना, उसे बदलने या बर्बाद करने की चाहत रखना और लगातार इसके लिए साजिशें करना। आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं कि मुस्लिम माइग्रेंट्स यूरोपियन कंट्रीज में जाकर कैसे वहां के कल्चर, सोसाइटी और रिलीजन को सबोटाज करने लग जाते हैं। ये फ्रांस के एक चर्च का वीडियो है। वीडियो इस साल जनवरी का है, जिसे एक यूट्यूबर ने बनाया था। उसमें जो हुआ वो देखना और समझना जरूरी है। चर्च में प्रेयर चल रही है, पादरी सामने की तरफ है और कई लोग भी मौजूद हैं। इसी बीच गुलाबी ड्रेस पहने एक आदमी वहां आता है। वो जमीन पर जाए नमाज बिछाता है और वहीं नमाज अदा करने लगता है। यूट्यूबर पहले से ही ये वीडियो बना रहा होता है और जब नमाज पढ़ी जा रही होती है तो वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है। आप जरा सोचिए कि ये कितनी घिनौनी बात है। मुसलमानों ने खुद ही अपने मजहब का मजाक बनाया हुआ है। क्या मुसलमानों की मस्जिदों में कोई क्रिश्चियन, कोई यहूदी, कोई हिंदू जाकर अपना प्रेयर कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है? क्या मुसलमान इसे इजाजत देंगे? सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वो चर्च में घुसकर नमाज पढ़ने को सही ठहराएंगे। अब इस वीडियो को देखिए। अरेबियन कंट्री से यूरोप गया एक लड़का चर्च में किस तरह की बातें कर रहा है। You are Christian? A little bit, right? إن شاء الله يا رب تموتين اليوم قبل بكرة. It's a good word in Arabic. Nice to meet you. جماعة وأنا قاعد أشوف الأشياء المعلقة هنا يدي قامت تنتفض والله من الحرارة والشنار. ودك تكسر الصليب كله. Hi, how are you? Have you an information to ask? This is a boat Yes. of the church. You want me to pray here for this? Yes. Yeah, okay. طبتين عظم والله يا بنت الكلب. آخر عمري أنا تغريني والله في دي لاقوم ألعن والديها بس تسوي ما تقدر. अब आप इसे क्या कहेंगे? दूसरे धर्म के पूजा स्थलों पर जाओ और वहां जाकर भद्दी बातें करो, तो ये तो यही माना जाए ना कि फिर इस्लाम क्या मुसलमानों को यही सिखाता है। ये वीडियो जर्मनी का है, साल 2022 का है। इसमें जर्मनी में रहने वाले माइग्रेंट से बात की जा रही थी। और सुनिए, ये माइग्रेंट जर्मनी में शरिया लॉ लगाने और जर्मनी को इस्लामिक देश बनाने की बातें कितनी गंभीरता से कह रहे हैं। Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du machen? Wie zum Beispiel? Laut den Werken ist das so, dass man, wenn man in der Mehrheit ist,
wenn man in der Mehrheit ist, wie Sie auch erklärt haben, sind wir dafür befohlen, Deutschland einzunehmen, auf jeden Fall. Also es ist das ist eine islamische Pflicht, auch Deutschland einzunehmen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich respektiere deine Ehrlichkeit. Ich rede davon, wenn die Muslime in der Überzahl sind, dann, wenn es sein muss mit Gewalt, Das muss man ist das Land es. übernehmen. Das ist Auf jeden es. Fall. Das ist es. Danke, dass einer ehrlich ist und das so sagt. तो भाई अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाओ, फिर वहां जाकर वहां आतंकी हमले करने लगे, वहां के रिलीजन को खत्म करने लगे, वहां के सोसाइटी को डैमेज करे, और जब कोई विरोध करे तो रोने लगो, चिल्लाने लगो, इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। क्या गजब नैरेटिव है भाई, क्या गजब नैरेटिव है इन मुस्लिम माइग्रेंट्स का। असल में इनका केवल एक ही टारगेट है कि असाइलम और माइग्रेशन के नाम पर जाकर दूसरे देशों में बस जाओ, और उसे भी अगले 20-30 सालों में मुस्लिम कंट्री बना डालो, इस्लामिक कंट्री बना लो। और यह काम तेजी से चल भी रहा है, और यूरोप के देश इसी बात को लेकर डरे हुए हैं। जॉर्ज बक्शाडे स्पेनिश पॉलिटिशियन हैं और ईयू की पार्लियामेंट के मेंबर हैं। जॉर्ज ने यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में खुलकर इस्लामिक माइग्रेशन के खतरों के प्रति पूरे यूरोप को आगाह किया है, और न सिर्फ आगाह किया है बल्कि उससे निपटने का रास्ता भी बताया है। 10 medidas para acabar con el terror islamista de los falsos refugiados que han matado en Solingen, en Mannheim o en Algeciras. Primera, que ustedes pidan perdón y se vayan a casa. Segunda, no mentir. La inmigración masiva, ilegal e indiscriminada no es ni buena ni inevitable. Es un crimen y un peligro para la supervivencia de Europa. Tercero, lancemos un mensaje al mundo. Digamos, Europa va a dejar de ser el paraíso de los falsos refugiados. Ningún extranjero que entre ilegalmente en Europa obtendrá jamás ayudas sociales, ni permiso de residencia, ni asilo, ni protección. Vuestra protección es nuestra ley. Si incumplís nuestra ley, no tenéis protección. Sexto, suspender la ayuda de terceros países que no controlan su inmigración. No conceder jamás la nacionalidad a nadie que haya entrado ilegalmente en territorio europeo. Control y cierre inmediato de las mezquitas salafistas y wahabistas donde se promueven। पोलैंड ने भी कई सालों तक माइग्रेशन को लेकर जबरदस्त स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई हुई थी। जर्मनी, हंगरी, स्वीडन जैसे देश भी इसी कतार में खड़े हो रहे हैं। इटली, फ्रांस समेत और भी कई देश हैं जो माइग्रेंट्स की बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। और यह भी तय है कि इतनी बुरी स्थिति में भी जो देश माइग्रेशन को लेकर हल्की पॉलिसी बनाने के समर्थक हैं, वो आने वाले कुछ सालों में अपनी पहचान खो देंगे। दोस्तों, मैंने यही बात की थी। ईयू के अंदर ही माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर जबरदस्त खींचतान मची हुई है, लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर इस खींचतान को जल्द खत्म नहीं किया गया तो कहीं ये ईयू के अस्तित्व को ही खत्म ना कर दे। दूसरी बात ये कि यूरोपियन कंट्रीज के आम लोगों में अब माइग्रेंट्स की बढ़ती आबादी और बढ़ती दखल को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पहले वो अपनी सुविधाओं में कटौती देख रहे थे, अब वो अपनी सोसाइटी, अपने रिलीजन में माइग्रेंट्स के इंटरफेरेंस झेल रहे हैं। तो साफ है कि वहां एंटी माइग्रेंट्स अपराइजिंग तो होनी तय है। हमने ब्रिटेन में ऐसे कई मामले देखे भी हैं, तो ये दूसरे देशों में भी होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात तो होगी नहीं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंचे कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर यूरोप में क्या हो रहा है। जो यूरोप कभी अपनी एकता के लिए जाना जाता था, आज वहां पर जियोपॉलिटिक्स ने इस कदर हंगामा बरपाया है कि वहां पे आपस में ही खींचतान मच गई है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आग्रह है कि बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। इस बंदे का टोटली दिमाग खराब हुआ है। एक मिनट भैया सर, मुझे बात कर लेंगे आप, फिर जो है ना बाद में अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहें। मैं अपने माइंड की बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं। देखें कि बात जहाँ पर शरिया लॉ की है ना, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। शरीयत होनी चाहिए, मुसलमान जो है ना शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बच सकते हैं, अच्छी बात है।
अब मसला ये है कि पहले कहते हैं ना कि खुद को बेहतर करो, फिर दूसरे की तरफ तनकीद करो, दूसरे की तरफ जो है ना उंगली का इशारा करो। जब हम खुद ही नहीं सही तो हम दूसरे को क्यों कहते हैं बुरा? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, उसके अलावा जो अरब जो जितने भी कंट्री हैं, शाम है, लीबिया है, इथोपिया, मतलब जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, कितने कंट्रियों में कह लें कि शरिया लॉ है। एक जो है सऊदी अरेबिया, उसमें भी बहुत कम यानी कि जो है ना कुछ चंद एक चीज़ों पर जो है ना शरीयत के मुताबिक जो है ना कानून बनाया गया, वो भी चंद एक मुकम्मल वहाँ पर भी नाफिज नहीं किया गया। वहाँ पर दुबई में देख लें क्या भाई असद क्या कुछ हो रहा है, आपको पता ही है। बात करते रहे, मैं हर बार इसलिए मैं वो बता रहा हूँ, आपको बाद में मौका दूंगा। तो हमारे यहाँ के घर जो है अब सही नहीं है, हमें अपने पहले घर सही करने होंगे, हमें अपने घरों में अपने मुल्कों में शरिया लॉ लाने की, उसके बाद हम वहाँ पर लगाते हुए भी अच्छे लगेंगे। तो अगर वो अगर हमसे ये कहें कि आप अपने मुल्क में तो लगा नहीं पा रहे हो, तो आप हमारे घर में क्यों ये कर, क्योंकि उनको तो ये क्रिश्चियन को, ये गैर मुस्लिम को, वो तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ना शरिया लॉ, ये तो हम मुसलमानों के लिए है। तो मैं ये बात करता हूँ, होनी चाहिए, अच्छी बात है, उसकी मैंने शर्त भी रखी है कि पहले अपने घर में होनी चाहिए। वहाँ पर उनकी सिविलाइजेशन, उनकी सकाफत, उनकी तहजीब को ये ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरी बात सुना भाई रहमतुल्लाह, पहली बात आपने बहुत अच्छी की कि पहले खुद को ठीक करना चाहिए। मैं शुरू से जब से वीडियो पर बैठा हूँ ना इस चैनल पर, मैं यही बात करता हूँ। अच्छा, फिर आपने कहा कि किसी मुल्क में मुकम्मल शरिया लॉ नहीं है, मतलब कि पूरा लगाया गया। काफ़ी मुल्कों में मतलब कि किसी हद तक लगाया गया, किसी हद तक वो अपने कवानीन बनाए। अफगानिस्तान में काफ़ी हद तक है। हाँ, पाकिस्तान में भी काफ़ी किसी जगह मतलब कि ना काफ़ी कानून ऐसे हैं जिनमें शरा की हद लगाई गई है। लेकिन बता रहा हूँ यार, निकाह से लेकर तलाक से लेकर जो भाई ये तो बुनियादी, इसके अलावा तो हम चल ही नहीं सकते, ये तो कहीं भी होगा। मेरे कहने का मकसद भाई, मेरे कहने का मकसद है कि कई जगह पर है ना इस्लाम की हद लगी हुई है ना भाई, क्या अच्छा, इसके बाद आ जाती है बात, मैं यार मुताले में नहीं पढ़ूंगा, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा इस बंदे से। अच्छा, कि ठीक है, हम जिस तरह ये मानते हैं ना कि पूरी दुनिया में शरिया लॉ होना चाहिए, इस तरह हम ये भी मानते हैं कि पहले अपने ऊपर लगाना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद मेरे भाई जो इस्लाम की रूह आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो गलत है। जो इस्लाम की रूह बाहर बैठे लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना, चाहे मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, वो भी गलत है। अगर जिसे इस्लाम का सही माना में पता है मेरे भाई, इस्लाम तो कभी जबरदस्ती करने का हुक्म नहीं देता गैर मुस्लिम से। उससे तो आप प्यार से बात करें, उन्हें कन्विंस करें, अपने इस्लाम के बारे में उन्हें तालीमात दें। ये उनकी मर्जी है, आपके दीन में आए या ना आए, आपके काम है उनको अपना पैगाम देना। ये गवाही है, अकल के अंधो, ये गवाही है। मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मैं हर मुसलमान से सवाल करूंगा, उम्मत मोहम्मद से, क्योंकि ये हुक्म जो नबी के बाद है ये इस उम्मत को दिया गया कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी, क्या तूने खुद भी मेरे कहे हुक्मों पर अमल किया और दूसरों को ये काम करने की दावत दी? ये दोनों सवाल किए जाएंगे। इस एतबार से हम कहते हैं कि हमारा काम है दूसरे को दावत देना, माने ना माने आप अपनी कोशिश जारी रखें। इसमें जोर ज़बरदस्ती तो कहीं नहीं आती मेरे भाई, बिल्कुल कहीं भी नहीं। ये आप गलत कर रहे हैं बात, यहाँ पर आप गलती पर हैं। मिस्टर लोग की बात कोई गलत नहीं उन्होंने की, वो कह रहे हैं कि आप अपने इस्लाम का जो इमेज है वो गलत करके दिखा रहे हैं, और मैं इनकी बात एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी बात सुनिए, उनकी आप बात नहीं समझे, वो ये नहीं कह रहे। उसने मेरी बात सुनो, वीडियो में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया, सिवाय जर्मनी का एक बयान दिखाया गया जिसमें कहा कि हम मुस्लिम को नहीं अलाउ कर सकते यहाँ पर। बाकी किसी यूरोपियन कंट्रीज में किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम मुस्लिमों को नहीं आने देंगे। बात यह है जो नाजायज तरीके से आने वाले मुल्क में लोग हैं ना, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वीडन में क्या कहा गया कि $35,000 के $36,000 ले लो और चले जाओ। माइग्रेट्स है ना वहाँ पर, एक मिनट मेरी बात, माइग्रेट्स की बात की, कहीं पर मुसलमानों का वर्ड इस्तेमाल किया गया? हाँ, आप जिस मुल्क की बात कर रहे हैं उसमें मुसलमानों को कहा गया कि आप $35,000 लें और यहाँ से चले जाएं। मुस्लिम को भी कहा गया और दूसरे लोगों को सबको कहा गया मेरे भाई। उनका मसला ये है कि उनके मुल्क में आबादी होगी ज़्यादा होगी या कोई मसाइल बन गए होंगे, ये एक वजह हो सकती है।
अब आगे चलें, दूसरा टॉपिक क्या था? टॉपिक देखें, ये टॉपिक तो एक ही था। टॉपिक क्या है यार, मुझे ये भी देखें कि मैं अपने लिहाज से कहूँ कि जो वो मुस्लिम जो था, वो जो चर्च में नमाज पढ़ रहा था, हाँ, उस पर बात जरूर की जाएगी। एक मिनट मेरे भाई, नमाज किसी की इबादतगाह में पढ़ने से हमें रोका नहीं गया, ये बात कन्फर्म है। लेकिन इस्लाम की रूह ये है कि आप किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी को तंग ना करें। आपके नमाज का टाइम हो गया, आपको अल्लाह ने पूरी दुनिया दी है अपनी इबादत करने के लिए, पूरी जमीन बिछा दी, पाक कर दिया, ठीक है। आप डिस हर्ट ना करें दूसरों को। लाजमी नहीं है कि आप चर्च में ही नमाज पढ़ें, आप चर्च से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, उनके बाहर वाले सेन में या किसी हिस्से में आप नमाज पढ़ सकते हैं। देखें कि ये मेरा ख्याल नहीं है, ये मैं एज ए इंसानियत बात कर रहा हूँ कि सामने वाले को डिस हर्ट ना किया जाए। देखें कि तबलीग की बात भी जो है ना, वो भी सही तबलीग हम हमारे करना जंगियों का काम। यार अगर उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया ना, एक मिनट मेरी बात सुन, अगर उसने चर्च में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया ना, और जो नारे लगाने वाला बंदा वो गलत कर रहा है यार। ये मैं आपको बताऊं भाई, मेरी बात सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मतलब कि ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में मौजूद थे ना, तो उस वक़्त भी उनके दौरे मुबारक में भी मुनाफिकीन लोग थे जो कि ऊपर से मुसलमान थे, कलमा पढ़ते थे, लेकिन अंदर जो दिल था उनका वो काफिर गैर मुस्लिम मुनाफिक था। यानी कि वो काम करते थे दीन को हमारे को बदनाम करने का। और अभी भी ऐसे लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और ये शायद जो है उनमें भी हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं वैसे एक आपको बता रहा हूँ, तरीका हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे लोग उस वक़्त भी मौजूद थे और आज भी हैं। जहाँ तक बात रही चर्च में नमाज पढ़ने की, तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा फील हो रहा है कि वहाँ बाहर जाकर पढ़ लेता, मस्जिद में पढ़ लेता, और चर्च में पढ़ने के लिए वहाँ पर देखिए कि पाँव बंदे अच्छे जो होते हैं वो भी आते जाते रहते हैं, और नमाज वहाँ पढ़ना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आप भी जो है ना आगे अजीब नहीं लग रहा, वहाँ पर ये है कि इखलाकी लिहाज से वो गलती है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। दीनी लिहाज से मैं नहीं कह सकता, लेकिन इखलाकी लिहाज से मेरे भाई वो गलती है। आप सामने वाले को नीचा ना दिखाएं, आप सामने वाले की इबादतगाह में जाकर तंग ना करें मेरे भाई। आपको दीन की तालीम देनी है ना, बिलफर्ज लोग बैठे हैं चर्च में, वो अपनी इबादत में मसरूफ हैं, आप वेट कर सकते हैं, उनका बाहर आने का इंतजार कर सकते हैं, या उनका उस इबादत से फारग होने का इंतजार कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपनी बात कर सकते हैं। बिल्कुल यार इस्लाम बुरा, अस्तगफुरुल्लाह, मेरी ज़बान ऐसा ना कहे, इस्लाम में कोई खराबी नहीं है, मानने वालों के अकायद में खराबी है। बिल्कुल, हमारा जो है ना हम मानते बहुत कम है। हाँ जी। और हमें समझने की ज़रूरत, स्टडी करने की ज़रूरत है, और नीयत जो है वो ये होनी चाहिए कि मैंने इस पर मुकम्मल अमल करना, जितना मेरा अल्लाह मुझे तौफीक दे। तो बाकी ओवरऑल देखें कि वो तो दूसरे लोगों को भी दूसरे जो अफ्रीकन थे जिनको उन्होंने खुद बुलाया था, वो तो उनको भी निकाल रहे हैं। तो वहाँ की मैं कहता हूँ कि उनकी आप वहाँ पर मैं मुसलमानों वहाँ पर अपनी तबलीग करें। बिल्कुल करें। ये भी कहा गया कि मुसलमान कत्ल गारत कर रहे हैं। वो जो अटैक्स की बात की, मेरे भाई वो मुसलमान नहीं था जिसने अटैक किया था, समझ में आई मेरी बात। और मुसलमानों ने किसी को कत्ल नहीं वहाँ पर किया। हाँ, ये ज़रूर है कि टायर वगैरह जलाए गए या एहतियात किया गया, एहतियात करना बुरा नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो है ना ये टायर जलाना या माहौल को आलूदा करना ये गलत था, उसमें मैं ये गलती मानूंगा। और देखें, मेरा ख्याल है कि आप गलती पर आए, मुसलमानों ने कहाँ पर जाकर यूरोप में कत्लेआम किया हुआ है? और भाई हुआ भाई असद, मेरी बात सुने, वो पहले अब मुसलमान जो है ना वो और मुसलमान थे, जो अब है ना हमें स्टडी की ज़रूरत है। वहाँ पर काफ़ी दंगे फसाद भी करते रहते हैं, जो बात सच है मैं तो मानूंगा, क्योंकि मैं भी ऐसे कनेक्टेड रहता हूँ। मैंने ये बात कर दी थी रहमतुल्लाह कि जो इस्लाम की रूह जानता है ना वो गलती नहीं करेगा, ठीक है ना। जो सही मुसलमान है, इस्लाम को ठीक तरीके से जानता है, वो गलती नहीं करेगा। और आपको बताऊं, यूएसए की कंट्री में हमारे जहाँ मतलब अजीज हैं, वो तबलीग करने के लिए यूएसए का उनको वीज़ा मिला हुआ, वहाँ पर तबलीग करने के लिए गए हुए हैं, अपने दीन की दावत के लिए गए हुए हैं, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड अच्छा था, उनकी इमेज अच्छी थी, उनको वीज़ा मिल गया। तो ये कह रहे हैं दूसरी जगह के मुसलमानों को निकाल रहे हैं। मतलब कि आप रीज़न देखें ना
कि वो अच्छे थे वो भी मुस्लिम, हालांकि वो तो मुसलमान करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर भी उनको वीज़ा मिल गया यूएसए जैसी कंट्री में, क्योंकि हमारे मुल्क में यूएसए का वीज़ा तो मुश्किल थोड़ा सा मिलता है। तो यूरोप जैसे कंट्रीज में वो कह रहे हैं कि आप चले जाएं, तो आपके सामने दो रीज़न है कि कुछ ना कुछ तो गलत भी उन्होंने भी किया होगा ना, इसलिए वो कह रहे हैं तंग आकर। आफ्टर ऑल मैं यही बात करूँगा कि आज सिर्फ मुसलमानों को ब्लेम करें तो ये गलत होगा मेरे भाई। ठीक है ना, पूरी दुनिया में गलत लोग मौजूद हैं और हर मजहब में गलत मौजूद है मेरे भाई। तो ये बात मैं कहता हूँ कि उसकी मैं मिसाल देता चलूँ, एक मिनट मेरी बात सुन रहे हैं। मशरक़ वस्ता में जितने भी ममालिक थे, मिस्र था, कतर था, मतलब कि शाम, इराक, ईरान, इन कितनों को तबाह करने वाला एक ही मुल्क है, वो है यूरोपियंस और अमेरिकन। उन्होंने अपने मुल्कों को हमेशा स्टेट और ऊंचा रखने के लिए नीचे से ग्रोइंग करने वाले मुल्कों को तबाह कर दिया। ओवरऑल आखिरी दफ़ा मैं ये मुख्तसर बात कहना चाहता हूँ कि जो बुराई है ना उसका तल्लक मज़हब से जो है वो नहीं है, उसको मज़हब का रंग नहीं देना चाहिए। बुराई एक अलग से मैं कहता हूँ कि एक अलग उसकी पहचान है, अलग उसकी शनाख्त है। वो किसी भी मज़हब का कर सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चन हो सकता है, यहूदी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसको मज़हब का रंग बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब के लिए गॉड ब्लेस यू।